2020 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೇಶ ಕಂಡ ಭಯಾನಕ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದಿಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ 53 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮನೆ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಗೆಳೆಯರು ಎಂದು ತಾನು ನಂಬಿದ್ದವರಿಂದಲೇ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸಿರ್ ಖಾನ್ ಎಂಬವರ ಪರ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. मुझे इतना आँखी फिक्र नहीं थी जितना कि जो लोग हमारे मतलब करीबी लोग थे उन्होंने जो मेरे साथ ऐसा मतलब काम को अंजाम दिया उसका बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि कब वो बहक गए और कब उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया. मेरी आँख का इतना दुख नहीं है जितना अपने लोगों के बहकने का दुख है. ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ದಿಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ದಿನ ನಡೆದಿದ್ದೇನು, ತಾನು ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಅನಂತರದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು, ಪೊಲೀಸರ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ವಕೀಲ ಮೆಹಮೂದ್ ಪ್ರಾಚಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. मोहम्मद नासिर खान और 24 तारीख को मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था. 22 फरवरी से मैं शालीमार बाग मैक्स हॉस्पिटल में था. मेरी सिस्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ. 24 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज किया गया. जब डिस्चार्ज किया गया तो हमने ओला कैब की तो हमें यहाँ के हालात का पता नहीं था. तो हम रास्ते में खजूरी चौक तक पहुँचे तो वहाँ पुलिस बैरिकेड लगे हुए थे, आग लग रही थी और पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया, हमें वापस कर दिया. वहाँ से हम यमुना के जंगलों में होते हुए गावड़ी रोड पर पहुँचे. वहाँ भगदड़ मच रही थी. हमारी जो वालदा थी, जो हमारी मम्मी थी, वो बुरखे में थी. मैंने उनके बुरखे को कहा, मैंने कहा बुरखा उतार दीजिए. और उसके बाद और आगे चले तो रबड़ फैक्ट्री चौक पर पहुँचे. वहाँ कुछ लोगों ने हमें रोक लिया. मैंने अपना नाम उनको कृष्णा बताया और बताया कि मेरी जो क्या नाम है सिस्टर है वो पेशेंट है, क्योंकि वो फिज़िकली भी बहुत कमज़ोर थी. उन्होंने उसे देखा और काफ़ी मनोबल के बाद उन्होंने छोड़ दिया. फिर हम घर पर आ गए तो फिर मैंने ओला वाले अपने भाई से कहा, मैंने कहा भाई आप हमें हिफाजत से हमें अपने घर पे छोड़ा, आपका शुक्र एहसान है और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप यहीं रुकिए, जब हालात ठीक हो जाएं तब आप चले जाना. उसके बाद फिर 1.5 से 2 घंटे बाद वो स्टे किया उन्होंने और फिर उनके घर से फ़ोन आने लगे. तो वो बोले कि भाई मैं घर से परेशान हूँ और वो मैडम फ़ोन कर रही हैं, हो सके तो प्लीज़ मुझे निकाल दीजिए. तो हम उनकी गाड़ी में बैठे और यहाँ से निकले तो हर जगह रोका और एक्सक्यूज़ हमने बताया कि भाई मैं परेशान हूँ और ऐसे ये हमें छोड़ कर आए हैं. तो उन्होंने जाने दिया और गोकलपुरी फ्लाईओवर तक मैं उनको छोड़कर जैसे वापस आया हूँ वैसे मुड़ा तो रोड पर ही आग लग रही थी. और जी मैं आग को देखकर डर गया और वापस जैसे हुआ तो हमारा एक हिंदू भाई मिला मुझे, जो मेरा कभी क्लासमेट रहा था. तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी. उसने कहा नासिर भाई बैठिए. मैं उसकी बाइक पर बैठा. उसने विजय पार्क तक मुझे छोड़ा और जब मैं विजय पार्क से आगे बढ़ा तो देखा तो काफ़ी भीड़ थी. एकदम 100-150 लोगों की भीड़ थी. उसका जो लीडरशिप कर रहे थे वो सब पड़ोसी थे. मुझे थोड़ा सा ये था कि भाई मेरे पड़ोसी हैं, मेरे साथ गलत नहीं करेंगे. इस ओवर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ा तो वो बम से, हथियारों से और बंदूकें थी उनके हाथ में, वो गोले फेंक रहे थे. और मुझे लगा कि मुझे देख कर के, क्योंकि अपना नेचर ठीक है, सब मिलते थे तो कुछ तरस खा लेंगे, पर उन्होंने कोई तरस नहीं खाया. मुझ पर अटैक कर दिया और फायर कर दिया मेरे पास आकर और मैं गिर गया. गिरने के बाद मैं बेहोश हो गया. थोड़ी देर में जब मुझे होश आया तो मैं खुद उठकर अपने घर तक गया. फिर PCR को कॉल करी, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. फिर हमने गाड़ी का प्रबंध किया कि कैसी हॉस्पिटल पहुँचा जाए. तो गाड़ी कहीं थी नहीं. फिर एक हमारे गली में ही एक ऑटो वाले रहते थे बेचारे, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल ले जाने लगे. हर जगह हमें रोका गया, हर जगह डंडों से, पत्थरों से, हर जगह हम पे अटैक किया गया. पर ये कि स्पीड इतनी तेज़ थी कि हम नहीं रुके और हॉस्पिटल में जाके हम पहुंच गए. ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ನಾಸಿರ್ ಖಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮೇಲಾದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಅಳಲಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಿರ್ ಖಾನ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲಾಯಿತು. जब सिक्योरिटी के ऑर्डर हो गए उसके बाद भी कोई पुलिस पर्सन हमारे पास नहीं आया. हम फरियाद लगाते कई बार यहाँ भीड़ होती थी, हम SHO साहब को फ़ोन करते थे तो वो
ना तो खुद आते थे, ना किसी कांस्टेबल को हमारे पास भेजते थे हमारी खैरियत लेने के लिए। तो हम आज भी इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पर यह कि कोर्ट में हमारी फरियाद सुनी जा रही है, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत हैं। और जो सबूत हमने दिए थे उस सबूत को ही आधार बना के उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्राचा साहब के यहाँ रेड मारी गई, उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई और हमें डराने की कोशिश की गई कि जब तुम्हारे वकील को हम तोड़ सकते हैं, गिरा सकते हैं, तो तुम्हारी क्या औकात है। देखिए साहब, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस ही हमें लेके डूब गया, क्योंकि हमें ओवर कॉन्फिडेंस था कि सब अपने भाई हैं। हमने कभी कोई रंग भेद या हिंदू मुसलमान का कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भाई मोहल्ले पड़ोस में हम मिलजुल के रहते थे, बराबर में मंदिर हैं, और उन पर ओवर पूरा कॉन्फिडेंस था कि हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। पर जैसे उन्होंने हमारे साथ गलत किया, सब भरोसा टूट गया। और आज जो वो धमकियाँ दे रहे हैं, आज जो डरा रहे हैं हमें, एक लोकल एमएलए थे हमारे यहाँ नरेश गौड़ जी, उनका हवाला दे के हमें इतना डरा रहे हैं, इतना धमका रहे हैं कि एक तो तुझ पे 50 मुकदमे लगा देंगे और तुझे जान से भी मार देंगे, तेरा पूरा परिवार ख़त्म कर देंगे। और हमने इसके एवज में खूब गुहार लगा रहे हैं पुलिस से, पर पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई नहीं, ना तो हमारी एफआईआर करी, ना हमें कोई ಸಿಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮುಹಯ್ಯ कराई अब तक। ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ ಇಂದಿಗೂ ತನಗೆ ಭಯವಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಭಯದಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಈಗಲೂ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಸಿರ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲವು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಗುಂಡೇಟು ಬಿದ್ದವರು ದೂರು ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಸಿರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. बिल्कुल, ये मेरी 8 नंबर गली है, वो 3 नंबर गली में रहते हैं, वो पड़ोसी हैं, सब जानते थे पहले से ही वो हमें, तभी तो मुझे शूट कर दिया। नहीं तो कम से कम अगर मैं अननोन होता उनके लिए मेरी पहचान पूछी जाती कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ऐसे तो कोई शूट नहीं करता। पॉलिटिकल कनेक्शन उन लोगों के थे, पुलिस से भी वो लोग मिले हुए थे, क्योंकि अगर उस एफआईआर की भी बात करें हम, तो उस एफआईआर में ऐसा मामला था, वो पुलिस की तरफ से की गई थी एफआईआर। उसमें ये कहा था कि दोनों पक्षों में पथराव हो रहा, दोनों पक्षों में गोलीबारी हो रही है। जब दोनों तरफ से गोलीबारी होगी, दोनों तरफ से पत्थरबाजी होगी, तो वन साइड के ही लोग क्यों घायल होंगे गोली से? साथ के साथ लोग हमारे मुस्लिम भाई थे जो घायल हुए गोली से, किसी उनके भी तो पत्थर लगा होता। अगर दोनों तरफ से पथराव होते तो उनके भी तो किसी के पत्थर लगा होता। पर उनकी चार्जशीट देखी मैंने, उसमें एक्यूज भी मुसलमान ही हैं, मतलब गोलियां भी मुसलमानों के लगी और जो आरोपी हैं वो भी मुसलमान ही हैं। तो इस तरीके से ये हमसे पेश आ रहे हैं कि भाई इन्हें ही मारो और इन्हें ही फंसाओ। ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ದ್ವೇಷದ ಸಂದೇಶಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ದ್ವೇಷ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಅಂತರವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಿರ್ ಬೇಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ನಾಸಿರ್ ಖಾನ್, ಇತರ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಲು ಇದು ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. जो मेरी सिस्टर एडमिट थी, जिसको मैं डिस्चार्ज करा कर लाया था हॉस्पिटल से, वो तो थोड़ी सी मेंटली परेशान हो गई थी और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने भाई ऑनलाइन उसका ट्रीटमेंट कराया, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उसको, उन्होंने भाई ट्रीटमेंट किया काफ़ी, और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने ट्रीटमेंट किया उसको, क्योंकि वो मेरी सारी चीज़ें वो दिल पे लगे कि मेरी वजह से मेरे भाई की गोली लगी है। और अब वो इतना थोड़ा सा खुश हैं कि भाई चलो हमारे बच्चे की तो जान बच गई, आँख ही तो चली गई। मुझे इतना आँख की फिक्र नहीं थी जितना कि जो लोग हमारे मतलब करीबी लोग थे, उन्होंने जो मेरे साथ ऐसा मतलब काम को अंजाम दिया, उसका बहुत ज़्यादा दुख था। क्योंकि कब वो बहक गए और कब उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, मेरी आँख का इतना दुख नहीं है जितना अपने लोगों के बहकने का दुख है। ये सर, ये आरएसएस का गेम है, ये प्री प्लान। जो असल मुद्दे हैं हमारे, जो एजुकेशन है, रोज़गार है, जब इतनी बड़ी आपदा आई है तो हेल्थ का इतना बड़ा मुद्दा था, उसको दरकिनार करते हुए उन्हें सत्ता हासिल करनी है यहाँ, तो मुद्दों को हटा देंगे और हिंदू मुस्लिम के तार जोड़ देंगे। कभी लव जिहाद आ जाएगा, कभी धर्मांतरण आ जाएगा, कभी मॉब लिंचिंग हो जाएगी। तो मतलब लोगों के दिमाग में से ये चीज़ें नहीं निकलने दे रहे हैं, इसी को हावी कर रहे हैं ताकि कोई भूखा रोटी ना मांग ले, बेरोज़गार रोज़गार ना मांग ले, कारोबारी कोई कारोबार ना मांग ले। तो असल मुद्दों को हटा करके ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनमें ऐसे टकराव किया जाए ताकि हम सत्ता हासिल कर सकें। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, जो कानून की गाइडलाइंस हैं, सीआरपीसी की, दिल्ली हाई कोर्ट के पुलिस रूल्स के, सारे रूल्स की धज्जियां उड़ाकर उन्होंने उन एक्यूज्ड को जिनको नामजद किया है
नासिर साहब ने उनको बचाने की कोशिश की है, उनका फेवर करने के लिए ये रिवीजन भी लगाई है उस ऑर्डर के खिलाफ और एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि अपने इस केस को रफा दफा करने के लिए एक और एफआईआर पुलिस ने अपने ही एक पुलिस कांस्टेबल से करा रखी थी। उसमें उन्होंने ये दिखाया कि दो ग्रुप हिंदू और मुस्लिम, एक प्रो CANRC और एक एंटी CANRC के बीच में झगड़ा हो रहा था, वो लोग गोली चला रहे थे, वो लोग आगजनी कर रहे थे वगैरह वगैरह। मगर इंटरेस्टिंगली इसमें 7, इस एफआईआर में, पुलिस द्वारा की गई एफआईआर में 7 मुसलमानों को गोली लगी, जिसमें से नासिर साहब भी एक थे, और इंटरेस्टिंगली इसमें 5 मुसलमानों को ही अरेस्ट कर लिया गया। तो जज साहब ने ये भी इसमें फाइंडिंग दी है कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों को मारा, ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि लड़ाई तो पुलिस के हिसाब से भी हिंदू मुसलमानों में हो रही। और जिन लोगों का नाम नासिर साहब ले रहे हैं, 5 लोगों का, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। और ये भी उसमें फाइंडिंग आई कि एक भी हिंदू को चोट नहीं लगी दिखाई है इस चार्जशीट में, और उस केस में चार्जशीट फाइल कर ली 5 मुसलमानों को ही अरेस्ट करके। 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನಾಸಿರ್ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದರು. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೂಡ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಏರಿರಲಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂದು ವಕೀಲ ಮೆಹಮೂದ್ ಪ್ರಾಚಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 7 ಮಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಗುಂಡೇಟು ಬಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿ 5 ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನೇ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. यही सब सबूत छीनने के लिए जो दर्जनों केसेस में हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट साबित होगी, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट शामिल होगी, वही रेड भी कराई गई थी एंड दे ट्रेवल्ड बियॉन्ड द डायरेक्टिव ऑफ द कोर्ट व्हाइल कंडक्टिंग देयर रेड। तो ये सब चीज़ें निकल के आई हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो जजमेंट आई है और हम कोशिश करते हैं कि इसी लाइन पे काम करें ज़्यादा। हम लोगों ने लोगों की बेलें भी कराई, और लेकिन जो भी सोशल वर्कर हैं और दूसरी तंजीमें हैं वो क्या काम करती हैं, रॉयट्स में हो या मॉब लिंचिंग का केस हो, तो जो विक्टिम्स को मदद करते हैं, उनको बेलों पे छुड़वाते हैं, घर जल गए तो घर बनवाते हैं, कॉम्पनसेशन दिलवाते हैं वगैरह वगैरह। मगर इससे जो जुल्म करने वाले हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं भ्रष्ट हैं, या जो दूसरे लोग हैं जो इस तरह के हमले करके ऐसे काम करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं कि हमारे खिलाफ तो कुछ होता ही नहीं, और ज़्यादा ये घटनाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, उन सरकारी अफसरों के खिलाफ अगर एक्शन होगा तो लोगों में कानून का डर आएगा, स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स में। अगर पुलिस ऑफिसर्स और सरकारी अफसर इन राजनीतिक दबावों में काम करना बंद कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की घटनाएं दोबारा होंगी, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर कैन बी इजीली मेंटेन्ड बाय पुलिस, सच इज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया. If something happens in any area, it is only and solely because of the negligence, but mostly involvement of the police why these kind of activities happen. पुलिस ने इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की. जिन 5 मुसलमानों को अरेस्ट भी किया गया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ उनकी कन्फेशन स्टेटमेंट के अलावा. तो ये सारे सबूत, पुलिस ने सिर्फ एक ही पॉइंट आर्ग्यू किया था कि ये दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती सेम फैक्ट्स पे. तो ये सेम फैक्ट्स थे ही नहीं, बल्कि ये उनको बचाने के लिए 7 लोगों को एक साथ एक एफआईआर में जोड़ा गया जिनके अलग अलग घटनाएं. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎಎ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂದರ್ಭ ಪೊಲೀಸ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಪರ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಾಸಿರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯಬಾರದು, ಇಂತಹ ತನಿಖೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಮೆಹಮೂದ್ ಪ್ರಾಚಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. जो जजेस हैं, इस केस का एग्जांपल देके बता दें, 2 ही जजेस हैं जिनके पास 700 एफआईआर हैं, हजारों मुलजिम हैं. तो ये 2 लोग तो ट्राई नहीं कर सकते ना, इनके ऊपर इतना बर्डन आ गया. उनके पास रेगुलर काम भी है, तो कोई अगर सुपर कंप्यूटर भी होगा तो भी ये 2 जजेस इन केसेस को हैंडल नहीं कर सकते. एक जजमेंट लिखवाने में ही घंटों लगते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल टास्क है. जुडिशरी का ओवरऑल फेलियर है, टोटल फेलियर है. और ये इस तरह की जजमेंट्स टू लेस, टू फार, टू लिटिल इसको कह सकते हैं. और ये आप 1 साल बाद जजमेंट आई है, एक व्यक्ति के आंख में गोली लगी हुई है, 1 साल बाद इसमें फैसला आया है. तो आप समझ सकते हैं कि कितना
और 1.5 साल इस इंसिडेंट को हो चुका है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो बहुत सारे इस दौरान लोगों को, विटनेसेस को तोड़ लिया जाता है, इस दौरान लोगों को डरा लिया जाता है, इस दौरान वकीलों को धमका लिया जाता है, इस दौरान जो जर्नलिस्ट हैं आप जैसे उनको डरा लिया जाता है। इन केस में सब हुआ है, सोशल एक्टिविस्ट को डरा लिया जाता है। तो पूरा डिले की वजह से, और जो जजेस हैं फैसले देने में देर करते हैं या सही फैसले और पुलिस के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ सख्त फैसले करने से थोड़ा गुरेज करते हैं, तो उससे सिचुएशन और बिगड़ रही है, अच्छी नहीं हो रही है। और मैं इस पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दिल्ली के दंगों में भी बिल्कुल गुजरात मॉडल दंगों का रिपीट हो जाता अगर कुछ जर्नलिस्ट, कुछ सोशल वर्कर और कुछ लॉयर इसमें बहादुरी से, ईमानदारी से और परसिवियरेंस से नहीं खड़े रहते। लेकिन अब भी इतने मुश्किल हालात में भी हमारे देश का संविधान जस्टिस दिलाने में केपेबल है। तो वी शुड नॉट लूज होप in Indian Constitution and Indian democracy.